नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नए साल की दस्तक के साथ ही मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट हो रहा है। और महत्वपूर्ण इसलिए कि इस इवेंट की एडवोकेसी खुद प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। कुछ अर्सा पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया में थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का वहाँ उल्लेख किया और कहा कि हम वहाँ जनवरी के सेकंड वीक में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और उसके बाद एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, तो आप सब वहाँ आमंत्रित हैं। तो बहुत कम समय मिला है काम करने का, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी से इस पर कोशिशें जारी हैं और सबकी निगाहें इंदौर में हैं, क्योंकि ख़ुद प्रधानमंत्री वहाँ रहेंगे और काफ़ी बड़ी संख्या में करीब 2,500 से 3,000 और इससे भी अधिक संख्या हो सकती है रजिस्ट्रेशन्स वहाँ हुए हैं। और दुनिया भर से निवेशक आ रहे हैं और बड़े अलग अलग चुनिंदा सेगमेंट्स उसके लिए चुने गए हैं। मध्य प्रदेश के युवा उद्योग मंत्री, एक संजीदा राजनेता राज्यवर्धन जी खुद इसको बहुत करीब से देखते और समझते हैं। तो आज इसी इवेंट पर बात करने के लिए राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, मध्य प्रदेश के युवा उद्योग मंत्री हमारे साथ हैं और निरंतर वो तैयारियों में व्यस्त हैं, फिर भी हमें समय उन्होंने दिया। सर धन्यवाद पहले तो कि आपने हमें ये समय दिया। सर, किस तरह आप देखते हैं इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन को और वैश्विक निवेशक सम्मेलन को, जिसकी शुरुआत 8 तारीख से हो जाएगी और 12 तारीख तक बहुत महत्वपूर्ण, एक छोटा सा ब्रीफ आपका इस पर हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। शरद जी, बड़ा अवसर है हमारे प्रदेश के लिए और बड़ा अवसर मैं इसलिए मानता हूँ कि निरंतर आप देखिए, शिवराज सिंह जी जब से मुख्यमंत्री बने वो समय था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। हमारे सड़कों के ठिकाने नहीं थे, हमारी बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं थी, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं था, या पानी था तो पानी का सदुपयोग उस तरीके से नहीं हो रहा था जिसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। धीरे धीरे समय के साथ साथ उन्होंने इंफ्रा बिल्ड करा, इंफ्रा के साथ साथ इकोसिस्टम बिल्ड करा, इकोसिस्टम के साथ साथ माइंडसेट चेंज किया। अभी हमने अलग अलग शहरों में, मुख्यमंत्री जी के साथ मैं भी गया था, जब हमने निवेशकों की बैठकें करी तो आपको आश्चर्य और प्रसन्नता होगी जान के कि हमारा सबसे बड़ा एडवोकेट कौन था। हमारे सबसे बड़े एडवोकेट वो लोग थे जो यहाँ पे पहले से निवेश कर चुके हैं, चाहे श्रेष्ठकर हों जो टेक्सटाइल और गारमेंट्स में है, चाहे आयशर ग्रुप हो जो एक बड़ा ऑटोमोटिव हमारा जायंट है, चाहे फर्मा के हमारे लोग हो, चाहे पीरामल हो। तो जब हम वहाँ गए तो वो मॉडरेट भी कर रहे थे और बाकी निवेशकों को ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश इज़ द राइट प्लेस और सही समय पे सही जगह होना हर एक निवेशक चाहता है। तो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज जो डिसएडवांटेज एक समय हुआ करता था, सेंट्रल लोकेशन, लैंडलॉक ज़रूर है पर आज 50% बाज़ार भारत का मध्य प्रदेश के अंदर और इर्द गिर्द है। और आप देखिए एक फ़र्क क्या इस समिट में है। हाँ, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अब प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पे होने वाला है। तो गांधी जी जब आए थे तो सबसे पहले एनआरआई गांधी जी थे, तो वो इस तरीके से 9 तारीख का महत्व, तो 8 तारीख से लेके 10 तारीख तक ये फंक्शन रहेगा और 11 और 12 को GIS रहेगी। फॉरेन कंट्री का पार्टिसिपेशन आप देखिए, 68 कंट्रीज़ यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 32 हमारे जो एम्बसीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। करीब करीब बड़े घराने जो उद्योग के हमारे 300 बड़े बिजनेस हाउसेज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करीब करीब 4,500 रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है यहाँ। तो एक व्यापक पैमाने पे यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रहा है। हम B2B फैसिलिटेट तो कर ही रहे हैं, G2B फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो ज़्यादा जहाँ निवेश जो जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, जहाँ वो एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे US हो चाहे दूसरे कंट्री यूरोपियन कंट्रीज़ हो, उनका हम डायरेक्टली इंटरेक्शन करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की एक जिला एक उत्पाद योजना में जहाँ माइक्रो लेवल से एक्सपोर्ट उठा के हमें जो हमारी स्ट्रेंथ्स रही हैं, चाहे महेश्वरी, चाहे चंदेरी, चाहे
बाग प्रिंट्स, इन सभी को हम ब्रांड करके, मार्केट करके, उनको ओरिएंट करके, उनको एजुकेट करके, एक्सपोर्ट फ्रेंडली उनको बना के उनको ऊपर ला रहे हैं। ई कॉमर्स पे बड़ा काम हो रहा है। हमारा फर्मा, हमारा फूड, हमारा टेक्सटाइल, हमारा इनफैक्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या आईटी सर्विसेज है, उसकी स्ट्रेंथ, ये सभी हम एग्जिबिट करेंगे। इंदौर को मार्केट करने का भी एक मौका है, मध्य प्रदेश को भी मार्केट करने का एक मौका है ग्लोबली और भारत के लेवल पर। लेकिन आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमसे शेयर की कि इस बार आपकी एडवोकेसी वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश किया है। मोस्ट डेफिनेटली मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये हमारा जो इंटरेक्शन इन लोगों से हुआ है, चाहे हमारा इंटरेक्शन इन लोगों से पुणे में हुआ हो, चाहे बॉम्बे में हुआ हो, चाहे दिल्ली में हुआ हो या बेंगलोर में हुआ हो, इसीलिए हमने इस बार थीम रखी है इस पूरी GIS की, कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर रेडी स्टेट। और हम प्लग एंड प्ले को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम साथ ही साथ, बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि मध्य प्रदेश के पास कितना रेडी तकनीकी शिक्षक मानव संसाधन है, इंडस्ट्री रेडी मानव संसाधन है। हम उद्योग मित्र के रूप में भी उभर रहे हैं। अब आप देखिए, इंदौर की आपने बात करी। इंदौर न सिर्फ क्लीनेस्ट सिटी सक्सेसफुली 6 साल रहा है, बल्कि इंदौर एक ऐसा शहर भी है जहाँ पे IIT IIM दोनों हैं। तो भले ही पुणे हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, IT के लिए जाने जाते होंगे, लेकिन वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के लोग हैं। तो ओवरऑल मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे IT सेक्टर में निवेशक आ रहे हों, चाहे फार्मा में निवेशक आ रहे हों, चाहे टेक्सटाइल में निवेशक आ रहे हों, चाहे ऑटोमोबाइल में निवेशक आ रहे हों, चाहे फूड प्रोसेसिंग में निवेशक आ रहे हों, ये सब यहाँ पे आएंगे। और सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि हम उनसे, देखिए, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन जो होता है वो जहाँ भी जाएगा, जहाँ उसको लाभ होगा, जहाँ फ़ायदा होगा, वहीं जाएगा। ऐसे उठ के कहीं नहीं चला जाएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके जाएगा, इकोसिस्टम देख के जाएगा, उसका घाटा मुनाफा सब देख के जाएगा। तो जो सेटिस्फैक्शन लेवल हमारे इन्वेस्टर का है, जो थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट हमको मिल रहा है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और हमने तो उनसे कहा है, आप आइए, आप मध्य प्रदेश के बारे में हमने इनवाइट तो किए ही हैं, आप देखिए, समझिए, और अगर आपको उसी वक्त लगा कि हाँ आई एम रेडी, तो हमारी टीम रहेगी, उसको लैंड ब्लॉक दिखाएगी, उसको उसकी अनुकूलता में जो इंटरेस्ट होगा उससे परिचित कराएगी। और हमने वहीं कहा है, आप इमीडिएटली देयर एंड देन वी विल फैसिलिटेट योर इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट और इंटेंशन टू इन्वेस्ट। बिजली हमारे पास अच्छी है, पानी हमारे पास अच्छा है, कुछ फ्लाइट कनेक्टिविटी और ये इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो भी दूर किए जा सकते हैं। तो आपके जो मार्केट करने के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं प्रमुख? देखिए, हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है और जो हमारी आबो हवा है, 12 क्लाइमेटिक जोन्स मध्य प्रदेश में है। वी आर एग्री रिच स्टेट। नॉर्डिक कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल, जिनमें से कुछ लोग आ रहे हैं, उनको फूड सिक्योरिटी की बहुत आवश्यकता है। अब 12 क्लाइमेटिक जोन होने का तात्पर्य है कि हमारी स्ट्रॉबेरी से लेके, गुआवा से लेके, औरंगी से लेके, प्याज से लेके, लहसुन से लेके, पल्सेस से लेके, प्रोक्योरमेंट वीट का हम नंबर 1 हैं, सोया से लेके, धान से लेके, सब कुछ यहाँ होता है। एक वाइनरी भी मध्य प्रदेश में है। तो जो कंट्रीज़ इसको देख रही हैं, उनका बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों होगा। सोर्सिंग भी वहीं से होगी, आपको वहाँ कॉस्ट बचेगी, आप उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, आप उसको करके कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। FDI में पूरा लेजिस्लेशन जो मोदी जी ने हेल्प किया है, उसके बाद में बहुत वहाँ भी उनको बेनिफिट है। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हम कह रहे हैं जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी हमने स्पेसिफिक्स के लिए बनाई है, हमने एथेनॉल के लिए बनाई है, हमने EV के लिए बनाई है। उसके अलावा और आपको कुछ चाहिए तो CCIP में आप आइए। ऑटोमोबाइल्स के लिए हमारे पास एशिया का लार्जेस्ट ऑटो टेस्टिंग ट्रैक, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक, ग्रोथ का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। ओवरऑल मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश बहुत ही शांत और पीसफुल स्टेट है, और कोई कारण नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर डोमेस्टिक मार्केट को देख के इन्वेस्ट कर रहा है तो मध्य प्रदेश को क्यों अनदेखा करेगा। 24 घंटे में आप देश में कहीं भी हैं, आपके पास में चाहे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो, चाहे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो,
चाहे बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर हो, सब मध्य प्रदेश के थ्रू जा रहा है। 6 घंटे में दिल्ली बम्बई कहीं भी आप पहुंच पाएंगे। 6 ICDs हमारे पास में, 4 हम और प्लान कर रहे हैं। तो इससे बेहतर आपको क्या मार्केट मिलेगा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए। आमतौर पर क्रिटिक्स ये बात भी कहते हैं, दे आर ऑफ द व्यू दैट कि हम वहाँ पर यही प्रोजेक्शन करते रह जाते हैं कि इतने MOU हुए, और एक बड़ा ऐसा फिगर हमारे सामने आता है जो रोज़ी पिक्चर ज़्यादा दिखाता है और सच्चाई में ज़मीन पर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये जो वैश्विक निवेशक सम्मेलन है, इस बार क्या प्रक्रिया है? क्योंकि अगर ऐसा होगा कि फिर वही प्रोजेक्शन है तो बहुत सारी चीज़ें फिर बड़ी ग्लूमी दिखती हैं। समय सबका कीमती होता है, वो दिखावे से कुछ हासिल होता नहीं है। तो हमने उनसे बहुत क्लियरली कहा है, और इस नए अप्रोच का ही रिज़ल्ट है कि 3000 इंटेंशन टू इन्वेस्ट हमारे पास ऑलरेडी हैं। और जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, इस वक्त भी हमारे MPIDC के ऑफिशियल्स, चाहे हमारे MD हों, चाहे हमारे PS हों या हमारे EDs हों, उस पर वर्क कर रहे हैं। और हमने उनसे कह दिया है कि आप जैसे जैसे थ्रू होता जाए आप उसको क्लियर करते जाइए। उनको कोई इसके लिए वेट नहीं करना है कि किसी से पूछना है। गवर्नमेंट रेडी है, उसका इंटेंशन क्लियर है, उसको अनुकूल ज़मीन मिल गई है, तो बस आखिरी में ये बचता है कि जो CCIP है, जो बाकी अगर कुछ इश्यूज उसको डिस्कस करना है। रिसेंटली हमारी बात हुई थी देवास को लेकर कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट से। उनका ये भी क्लेम है कि देवास में वो संभावना है जो दिल्ली के पास गुड़गांव में है। जिस तरह से वो प्रॉस्पेक्ट्स वहाँ इमर्ज कर रहे हैं, क्योंकि इंदौर की पॉपुलेशन 50 लाख से ऊपर निकल गई है या निकलने वाली है। अब वहाँ संभावनाएं देवास पर आती हैं, और आपके पास अब जो लैंड बैंक है, जितना मैंने सुना है, वो उज्जैन, देवास, रतलाम इसी तरफ मूव करता हुआ लैंड बैंक है। तो क्या हम ये माने कि आने वाला वक्त मालवा की इसी पट्टी का है जो देवास से शुरू होकर रतलाम, नीमच, मंदसौर होते हुए आगे तक जाती है? देवास में संभावनाएं बहुत हैं, लैंड बैंक्स आइडेंटिफाइड हैं। बस कुछ जो सड़क के इर्द गिर्द की ज़मीनें हैं वो स्वाभाविक थोड़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। तो हम वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा करें, जो अंत में उसमें से निकल के आए वो ऐसा हो कि भागीदारी हो, उसके अंदर किसान की भागीदारी हो। कोई भी चीज़ हम ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते किसी से भी। और इसीलिए इंदौर में जो एग्ज़ाम्पल अभी आया, हम पहला राज्य हुए देश के जिसने किसानों की भागीदारी से, उनकी सहमति से ज़मीन ली, और 20% हमने उसमें कलेक्टर के पिछले फाइनेंशियल ईयर के डबल उनको करा, और बाकी उस लैंड के डेवलपमेंट के बाद उसके अंदर ज़मीन की हिस्सेदारी उनको दी है। तो जैसे लैंड अप्रिशिएट करेगी उसमें उनको लाभ होगा। तो देवास डेफिनेटली प्रॉमिसिंग है, और देवास ही नहीं, मेरे को तो लगता है कि ऐसे और भी बहुत से क्षेत्र हैं। आप ग्वालियर एरिया को देखिए, क्योंकि अब दिल्ली का NCR का जो नॉर्म स्ट्रिक्ट होने हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, पोल्यूशन के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो बहुत सा NCR का इंडस्ट्री शिफ्ट होगा हमारे इधर। ये आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को कि एक मांग हमेशा ये भी उठती है कि आप बाहर से आने वाले उद्योगपतियों के लिए, मध्य प्रदेश के बाहर से आने वालों के लिए लाल कालीन आप बिछाते हैं, तो जो मध्य प्रदेश के उद्योगपति और बिजनेस हाउसेज हैं उनका किस तरह से आप स्वागत करते हैं? आप मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रतिभा सिंटेक्स का एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप शेरस्कर फैमिली से कभी मिलिएगा या उनको कभी इनवाइट, कोई प्रोग्राम आप करें, ऐसे आप उनको इनवाइट करिएगा और आप उनसे पूछिएगा उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितना सपोर्ट मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उनको किया है और कहाँ कहाँ किया है। ये पॉलिसी ही मध्य प्रदेश की हमने ऐसी बना दी है कि हमने उसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा है। हमारी पॉलिसी जो बनी हुई है वो अपनी जगह है। ओवर एंड अबाउ दैट पॉलिसी हम आपको CCIP में मदद कर रहे हैं। कोई भी मध्य प्रदेश का चाहे बेरोज़गार नौजवान आगे बढ़ना चाहे, स्ट्रीट वेंडर से लेके उद्यम क्रांति से लेके महिला समूहों से लेके माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक उसको उठाने में हम कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तक कि SC ST के लिए भी पहली बार अलग से हमने एफ़र्ट किया है
उनका अलग हमने सम्मेलन किया कि उनमें से उद्यमी निकल के आए। महिलाओं के लिए डेडिकेटेड हमने एक पीथमपुर के पास में पूरा का पूरा जोन क्रिएट उनको किया है। ईवी के लिए हमने सेपरेटली एक जोन क्रिएट किया है। तो मध्य प्रदेश में भी कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है, ऑलरेडी कोई मध्य प्रदेश का समूह है, उसको डेफिनेटली हम इनकरेज कर रहे हैं और उसके लिए बेटर पॉलिसीज़ बन रही है। और मध्य प्रदेश के रोज़गार के संबंध में 70% मध्य प्रदेश का ही व्यक्ति वहाँ लगे इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय हो, इसका भी वहाँ पे रेगुलेशन हमारे पास में है। और हाँ, सम्मेलन का आपका बहुत अच्छा सुझाव है। हम निश्चित तौर पे जो मध्य प्रदेश के लोकल उद्यमी हैं उनको बुलाएंगे। समय समय पे ऐसे इंटरेक्शन हमारा होता है, पर उस पर और कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करके उनका भी एक सम्मेलन लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। एक दो पॉलिटिकल सवालों के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। अभी लक्ष्मण सिंह जी ने एक ट्वीट किया और कांग्रेस के एक इंटरनल सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इतने पूर्व मंत्री करीब 17 के आसपास और 37 के आसपास विधायक नहीं जीत रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप पे सवाल भी खड़ा किया कि भारत जोड़ो यात्रा वो एक अलग विषय है ही, आप उस पर तो टिप्पणी करना चाहेंगे ही, लेकिन बीजेपी में भी ऐसे सर्वे की बड़ी चर्चा होती है। ईश्वर जी, मैं तो यही सच मानता हूँ कि जब किसी क्षेत्र के किसी गांव में आप जाओगे, मैं नहीं कहता 100% सब जगह काम हो जाता है, 100 में 100 काम होते हैं, लेकिन अगर वहाँ की महिला ये कह दे कि साहब मुझे पानी के लिए बहुत परेशान होना पड़ रहा था, आज मेरे घर में नल आ रहा है। अगर कोई महिला कह दे कि साहब मुझे अपने पति का मुंह देखना पड़ता था अपने बच्चों की बेहतर एजुकेशन और कपड़े और उनके खाने के लिए, आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मात्र 2% पर एनम मुझे मिल रहा है और मैं जो चाहे अपना खुद का कमा सकती हूँ, आज मैं सक्षम हूँ। आप कहीं जाए और कोई आदमी ये कह दे कि साहब मेरे पास रहने को घर नहीं था, आज मुझे घर मिल गया है। कोई ये कह दे कि साहब मेरे पास तो प्लॉट पे नहीं था, स्वामित्व योजना में आज मुझे पट्टा मिल गया है। तो ऐसी तमाम जो जनोपयोगी योजनाएं थी जिनका लाभ आम जन को मिलने लगता है और वो खुद कहने लगता है, तो ये सबसे बड़ा सर्वे है। तो कोई कारण नहीं है कि सरकार वापस ना बने। लक्ष्मण सिंह जी बहुत ही अनुभवी, बहुत विद्वान और बहुत ही बेबाक राजनेता है। मेरे पिता के साथ 90 में वो सदन में रहे, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र भी रहे। मुझे उन्होंने वात्सल्य दिया, मुझे उनसे गाइडेंस मिलती रहती है। जब मैं कांग्रेस में था, मेरी सीट उनके बहुत करीब थी, मैं उनसे राय लेता रहता था। अभी भी वो अच्छे संबंध रखते हैं। अगर उन्होंने किसी बात को कहा है तो उस बात को बहुत वजन देना चाहिए। उन्होंने कहा है कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक अगर हार रहे हैं तो उसका कारण हो सकता है। जब कांग्रेस की सरकार रही, जब वो मंत्री शायद सत्ता में रहे होंगे, तब उन्होंने कितना डिलीवर किया, या अभी एग्जिस्टिंग अगर एमएलएज हैं उन्होंने कितना डिलीवर किया या नहीं किया, उसके बेसिस पे जजमेंट डेफिनेटली जनता करेगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो राहुल गांधी जी को भी चिंतन करना चाहिए। कमलनाथ जी खुद बहुत अनुभवी हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल मुझसे भी बहुत से लोगों ने कहा, उन्होंने कहा साहब आपने बहुत साल राहुल जी के साथ काम किया, और लोगों ने ये भी कहा कि शायद जीवन में पहली बार उन्होंने सबसे सूझबूझ का कार्य किया भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर। उससे निश्चित कांग्रेस सक्रिय हुई, कार्यकर्ता सक्रिय हुए। लेकिन उन्होंने ये भी पूछा कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो गुजरात चुनाव चल रहा था, तो गुजरात क्यों छोड़ दिया उन्होंने, या फिर यूपी का वो हिस्सा क्यों छोड़ दिया जो सबसे कमज़ोर या सबसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी जीतती है तो वो कांग्रेस की कमज़ोरी की वजह से जीतती है, और यही बात कही गई 2018 में कि कुछ बीजेपी की ऐसी कमज़ोरियां थी जिनकी वजह से कांग्रेस को मौका मिला। तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रेंथ से ज़्यादा क्या दोनों पार्टियां एक दूसरे की वीकनेस से फ़ायदा उठाकर सत्ता में आती हैं? किशोर जी, एक कारण ये हो सकता है कि कभी कभी टिकट बंटवारे में 19-20 हो जाता है। कभी कभी कार्यकर्ता इतना ज़्यादा आवेश में रहता है या जुनून में रहता है कि कुछ क्षति हो जाती है। लेकिन कांग्रेस के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस स्थिति में वो पार्टी क्यों आई है, इसका आत्मचिंतन
आत्मावलोकन अवश्य उनको करना चाहिए। बीजेपी आज इतनी मजबूत क्यों है, ये भी उनको समझना चाहिए। राष्ट्र का भाव, प्रदेश का भाव, क्षेत्र का भाव, जिले का भाव क्या है, इसको भी सबको समझ के स्वीकार करना चाहिए। इसकी अनदेखी करके हम अगर कोई कुछ भी कह दे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो सच से परे है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि काम के आधार पे, मोदी जी के नेतृत्व के आधार पे, उनकी निर्णय लेने की क्षमता को देखते हुए, राष्ट्र का आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान सम्मान है उसको देखते हुए, शिवराज सिंह जी की सरकार ने जो काम किया है ज़मीनी तौर पे, उसको देखते हुए, आज कल से बेहतर है उसको देखते हुए, और भविष्य आज से बेहतर हो सकता है अगर ये निरंतरता सरकारों में रही केंद्र और राज्य की, इसको देखते हुए मतदाता निश्चित तौर पे मतदान करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, आपके लिए कहा जाता है कि आप थोड़ा सा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, अपना काम करना, पीछे से बैकड्रॉप में रह के काम करना पसंद करते हैं। आज की राजनीति का, माफ़ कीजिएगा, एक बड़ा ही जेस्चर ये है कि वो एग्जीबिशनिस्ट है। आप जितना काम करते हैं, क्लेम किया जाता है, उससे ज़्यादा दिखाना चाहिए। सोशल मीडिया और मीडिया में प्रेजेंस बहुत अधिक नहीं तो मॉडरेट से थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। तो ये आपका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है या आपका एक इंट्रोवर्ट स्वभाव है? स्वभाव तो है ही शरद जी, लेकिन शायद हो सकता है कि मैं, जैसा आपने कहा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए हैं। एक तो मैं ये समझता हूँ कि दोज हु डू नॉट लर्न टू टेक ऑर्डर्स कैन नॉट गिव ऑर्डर्स। जो आदेश का पालन करना नहीं जानता समझता, वो आदेश दे नहीं पाता। और समय का सम्मान करना अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक है। और खुद के समय के अलावा दूसरे के समय का सम्मान, आप सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। मुझे मेरी पार्टी ने एक निहित रोल दिया है, मेरा एक दायित्व है, उस दायित्व का मैं निर्वाह करूं, चाहे मंत्री के नाते, कार्यकर्ता के नाते, या संगठन के कार्य के नाते, या प्रभारी मंत्री मेरे जिले के नाते। अगर मैं वो अच्छा करूंगा तो मुझे रिकग्निशन यूँ ही मिलेगा पार्टी में। अगर मैं सोचूंगा कि मैं तिल का ताड़ बना दूं, चंदी का पहाड़ बना दूं, उसको कैसे प्रोजेक्ट कर दूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जितना मैं समझा हूं मेरी पार्टी को, वहाँ कई लेवल पे स्क्रूटनी होती है, कई लेवल पे इंस्पेक्शन होता है, कई लेवल पे लोग देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, और वो सब लोग अपने हिसाब से आकलन करके अपना फीडबैक देते हैं। तो अगर मैंने सही काम किया है तो मुझे लगता है मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैंने कम भी काम किया है तो मेरा नेतृत्व खुद बुला के मुझे बोलेगा कि भाई आप कमतर हैं, बेहतर कीजिए। मुझे वार्निंग देगा, मुझे समझाएगा, मुझे सिखाएगा, मुझे प्रबोधन देगा, और मुझे फिर अवसर देगा। लेकिन अवसर बार बार नहीं मिलता। तो मैं मानता हूँ कि जो कार्य मुझे दिया गया है उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूँ, और मैं सोचूंगा कि मैं यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँ या वहाँ से वहाँ बन जाऊँ, तो ये वो पार्टी नहीं है जहाँ जो चाहे कहीं भी, कहीं से कहीं चला जाएगा या कुछ से कुछ बन जाएगा। ये तो अपने कार्य के आकलन के आधार पे, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे धनाढ्य हो, चाहे आभाओं से उठा अपने कर्म के आधार पे कार्यकर्ता हो, सबको उतना मिलेगा जितना वो डिज़र्व करता है। बहुत धन्यवाद सर इस बातचीत के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस बहुत ही एम्बिशियस कार्यक्रम के लिए, जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन और वैश्विक निवेशक सम्मेलन है। मुख्यमंत्री जी के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूरी टीम के साथ आप डटे हैं, और ये मध्य प्रदेश के लिए एक प्राइड और गौरव का विषय है। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।